हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन जो आपको मिलने आगामी एचपीपीएससी शिमला की जीबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट कोड 965, पंचायत ऑडिटर और वेरियस एग्ज़ाम जो एचपीपीएससी शिमला द्वारा कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 150 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, जो सभी स्ट्रीम वालों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। वहाँ पर मेनली आपको जीके और साइकोलॉजी के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वहाँ से क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स भी जरूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इसका जो विस्तार अवधि थी वो 2400 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक थी। अब बात करते हैं, थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। आपको पता होगा एचपीपीएससी शिमला जो है वो थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछता है, डेप्थ में क्वेश्चन पूछता है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र था वो आपको पता होगा था, वो त्रिभुज आकार का था। इसका क्षेत्रफल जो था वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। और इस सभ्यता की जो विस्तार अवधि थी वो 2400 बीसी से लेकर 1750 बीसी के बीच में थी। इस सभ्यता की जो महत्वपूर्ण विशेषता थी वो क्या थी, वो नगरी योजना थी। ये आपने याद रखना है। इस सिंधु घाटी सभ्यता की जो विस्तार अवधि जो थी वो 2400 बीसी से लेकर 1750 बीसी के बीच में थी। अब बात करते हैं हड़प्पा के बारे में। आपने हड़प्पा के बारे में भी पढ़ा होगा। हड़प्पा की जो खोज थी, वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज की, जो वर्तमान में पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा संस्कृति जो है कि सार्वजनिक स्थल जो है वो गुजरात में आज़ादी के बाद खोजे गए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन डिराइव हो जाता है कि हड़प्पा की जो खोज थी वो किसने की थी, वो दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी, वर्ष 1921 में की थी। प्रेजेंट में ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद बात करते हैं हम मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो की खोज जो थी वो वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो स्थल की खोज की, जो वर्तमान में पाकिस्तान के लरकाना में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ये भी आपने याद रखना है। आर डी बनर्जी, राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। उसके बाद बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। तो किसने हड़प्पा और सब मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है, वो पिगट ने कहा है। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं महत्वपूर्ण स्थल जो थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल और सुतकागेडोर सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे। ये आपको पता होगा। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य की मूर्ति भी मिली है। ये भी आपने याद रखना है। लोथल और सुतकांगेडोर जो थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे। उसके बाद बात करते हैं नगर प्रणाली के बारे में। यहाँ के निवासियों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। इसकी निकासी प्रणाली इसके नगरीकरण की प्रमुख विशेषता थी, जो मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता में नहीं थी। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन के बारे में। तो मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार, अन्ननागर और पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। यहाँ शवों को जलने की प्रथा थी। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद थोड़ा डिस्कस करते हैं स्वस्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है। तो स्वस्तिक चिन्ह जो है वो हड़प्पा सभ्यता की देन है। कपास पैदा करने का सबसे पहला श्रेय जो है वो सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। तो कपास पैदा करने का जो सबसे पहला श्रेय जो है वो सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था। यहाँ माता देवी की उपासना प्रचलित थी। ये भी आपने याद रखना है। मनके बनाने की फैक्ट्री चनुहोदड़ों और लोथल में स्थित थी। सिंधु सभ्यता की जो मुख्य फसल थी वो गेहूं और जौ थी। ये आपने याद रखना है। सिंधु सभ्यता की जो मुख्य फसल थी वो गेहूं और जौ थी। लोथल में चावल के भी प्रमाण मिले हैं। लोग मीठे के लिए शहद का प्रयोग करते थे। तो फ्रेंड्स, इनको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल साबित हों। अगर उसके बाद बोला गया कि घोड़े के जो प्रमाण थे, घोड़े के प्रमाण सुरकोतदा और कालीबंगा और लोथल में मिले हैं। लिंग पूजा प्रचलित थी, लेकिन मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। ये आपने याद रखना है। कुबड़ बाला बैल तथा श्रृंग युक्त पशु पूजनीय थे।
सेंधवासी सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, ये आपने याद रखना है। मेसोपोटामिया सभ्यता में वर्णित मेलुहा शब्द सिंधु घाटी सभ्यता के लिए है। तो मेसोपोटामिया सभ्यता के में वर्णित जो मेलुहा शब्द है वो किसके लिए है, वो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए है। और तौल की जो इकाई थी 16 के अनुपात में थी। माप के लिए दशमलव प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं। बात करते हैं लिपि के बारे में। तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। चित्राक्षर लिपि में 64 मूल चिन्ह और 400 अक्षर हैं, जिसे अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। ये लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। अब मुख्य नगर के बारे में बात करते हैं। तो मुख्य नगर कौन कौन से, तो चंदहुड़ों की जो खोज थी वो 1931 में गोपाल मजूमदार ने की थी। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। फ्रेंड्स इसके आपने स्क्रीनशॉट भी लेने हैं तो ले लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो मुख्य नगर चंदहुदड़ों की खोज जो थी वो 1931 में गोपाल मजूमदार ने की थी। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा की खोज 1953 में बीबी लाल और थापर ने की थी। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो कालीबंगा की खोज जो थी वो बीबी लाल और थापर ने की थी। उसी तरह वनावली की जो खोज थी वो 1974 में रविंद्र बिष्ट ने की थी। ये रंगोई सरस्वती नदी के किनारे हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। लोथल की जो खोज थी 1955 में रंगनाथ ने की थी। ये भोगवा नदी के किनारे गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है, ये आपने याद रखना है। और सुल्तका गेडोर की जो खोज थी 1962 में हुई थी। ये पाकिस्तान के मकराना में समुद्र किनारे स्थित है। रंगपुर की खोज 1953-54 में रंगनाथ राव ने की थी। ये मादर नदी के किनारे गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है। उसके बाद बात करते हैं आलमगीरपुर की खोज। आलमगीरपुर की खोज 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ सतलुज के किनारे पंजाब में स्थित है। इसकी खोज 1953-56 में यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। और सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के अनेक कारण हैं। आर्यों का आक्रमण हो गया, विनाशकारी बाढ़ होगी, जलवायु परिवर्तन और महामारी जो था, ये जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण है, ये आपने याद रखना है। अब बात करते हैं वेद के बारे में। आपको पता होगा वेद का जो अर्थ होता है वो ज्ञान होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वेद 4 प्रकार के हैं, कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो अब थोड़ा इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ऋग्वेद के बारे में बात करते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 श्लोक हैं और 10,600 मंत्र हैं। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का जिक्र आता है, जिसमें 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख है। ये सबसे पुराना वेद है। तो सबसे पुराना वेद अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा है, वो ऋग्वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 श्लोक हैं और 10,600 मंत्र हैं। गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में है, ये आपको पता होगा। ये मंत्र सूर्य पुत्री सावित्री की स्तुति में है। उसके बाद बात करते हैं यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद आपको पता होगा, यजुर्वेद जो है वो कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। इसका पाठ करने वाले ब्राह्मणों को अथर्वयु कहा गया है। तो इसका जो इस यजुर्वेद का पाठ करने वाले ब्राह्मणों को अथर्वय कहा गया है। यजुर्वेद जो है वो 2 भागों में विभक्त है। कौन कौन से, ये आपको पता होगा। एक हो गया आपका कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा हो गया शुक्ल यजुर्वेद, गद्य और पद्य। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में रचा गया है, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में रचा गया है, तो वो आपका यजुर्वेद है। उसके बाद बात करते हैं सामवेद के बारे में। सामवेद का अर्थ जो होता है वो गान से है, किससे है, संगीत से है। वेदों में सामदेव को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद जो चौथा वेद है वो अथर्ववेद है। अथर्व का शब्द का जो मतलब होता है वो होता है पवित्र जादू। तो अथर्ववेद में रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, प्रणय, गीत, अंधविश्वासों का वर्णन है। इसकी रचना जो थी वो अथर्व ऋषि ने की थी। तो अथर्व शब्द का जो मतलब होता है वो पवित्र जादू होता है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट उपवेद, वेद, उपवेद और उनके रचनाकार। जैसे वेद, ऋग्वेद, उपवेद, आयुर्वेद, इसके रचनाकार जो थे वो धन्वंतरी थे और विषय जो था वो चिकित्सा था, ये आपने याद रखना है। यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, इसके जो रचनाकार थे वो विश्वामित्र थे। युद्ध कला जो है इसका विषय था। सामवेद गांधर्व वेद, इसके जो रचनाकार थे वो भरत मुनि थे। कला संगीत उनका विषय था। अथर्ववेद जो है वो शल्य शास्त्र है। विश्वकर्मा इसके रचनाकार थे और भवन निर्माण जो है वो इनका विषय था। अब बात करते हैं मुगल काल के बारे में। आपको पता होगा मुगल काल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मुगल वंश जो था, मुगल जो थे वो तुर्की के चगुताई वंश से संबंधित थे, ये आपने याद रखना है। मुगल जो थे वो तुर्की के
चगताई वंश से संबंधित है। इसके जो संस्थापक था मुगल वंश का वो बाबर था, और अंतिम शासक जो था वो बहादुर शाह जफर था, बहादुर शाह जफर द्वितीय था। ये आपने याद रखना है। मुगल वंश के प्रमुख शासकों को हम बादशाह कह सकते हैं, ये आपने याद रखना है। मुगल वंश के शासकों को हम बादशाह कह सकते हैं, ये एक ट्रिक है आपको बताऊंगा। बी से बाबर हो गया, एच से हुमायूं हो गया, अकबर, ए से अकबर, जे से जहांगीर, और एस से शाहजहाँ, और ए से औरंगजेब। तो ये हमने इसे बादशाह के नाम से भी हम याद रख सकते हैं। तो इसके जो संस्थापक थे वो बाबर थे, और अंतिम शासक जो थे वो बहादुर शाह जफर थे। अब थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। बाबर जो था, बाबर 1526 ईस्वी की पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहा जाता है, वो लिखी थी। ये आपने याद रखना है। 1526 ईस्वी में पानीपत की जो प्रथम लड़ाई थी वो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, उसे बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है, वो लिखी थी। बाबर ने खानवा के युद्ध 1527 ईस्वी में, राणा सांगा, घाघरा के युद्ध में 1529 में महमूद लोदी, और चंदेरी के युद्ध 1528 में मेदिनी राय को पराजित किया था। ये आपने याद रखना है। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी, यह भी आप याद रखना है। और बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपखाना का प्रयोग किया तथा युद्ध की नई नीति तुलगमा नीति अपनाई। ये आपने याद रखना है। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के प्रसिद्ध तोपची थे। तो बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपखाना का प्रयोग किया था, युद्ध की नई नीति तुलगमा नीति अपनाई थी। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के प्रसिद्ध तोपची थे। बाबर की जो मृत्यु थी वो 1530 में आगरा में हुई। अकबर ने बाबर का मकबरा आगरा से काबुल स्थानांतरित किया था, ये आपने याद रखना है। अकबर ने क्या किया था, बाबर का जो मकबरा था वो आगरा से काबुल स्थानांतरित किया था। बाबर के अलावा जहांगीर और बहादुर शाह जफर जो है वो ऐसे मुगल हैं जिनके मकबरे जो हैं वो भारत से बाहर बने हुए हैं। अब बात करते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं आपको पता होगा, हुमायूं जो था वो, हुमायूं ने राज्याभिषेक के बाद अपना राज्य अपने 3 भाइयों कामरान, अस्कारी और हिंदाल में बांट दिया, जो राजनीतिक दृष्टि से उसकी सबसे बड़ी भूल थी। क्या हुआ था, हुमायूं ने राज्याभिषेक के बाद अपना राज्य अपने 3 भाइयों कामरान, अस्कारी, हिंदाल में बांट दिया, जो राजनीतिक दृष्टि से उसके लिए सबसे बड़ी भूल थी। उसका जो प्रमुख शत्रु था, हुमायूं का जो प्रमुख शत्रु था वो शेरशाह सूरी था, जिसने उसे चौसा के युद्ध 1539 में पराजित किया था। 1540 में कन्नौज बेलग्राम के युद्ध में पराजित करके भारत से बाहर चले जाने के लिए बाध्य कर दिया था। तो उसका जो प्रमुख शत्रु था हुमायूं का, वो कौन था, वो शेरशाह सूरी था। उसने चौसा के युद्ध में उसे पराजित किया। हुमायूं को 1540 में कन्नौज के युद्ध में पराजित करके उसे भारत से बाहर जाने के लिए बाध्य कर दिया था, मजबूर कर दिया था। 1556 में दिल्ली के शेर मंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से लुढ़क कर हुमायूं की मृत्यु हो गई। ये आपने याद रखना है। हुमायूं की जो सौतेली बहन थी गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि हुमायूंनामा की जो रचना थी वो किसने की थी, वो गुलबदन बेगम ने की थी। वो हुमायूं की सौतेली बहन थी। उसके बाद बात करते हैं 1533 में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की थी, यह भी आपने याद रखना है। और हाजी बेगम ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाया है। तो ये आपने याद रखना है कि किसी ने, हाजी बेगम ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था। अब बात कर लेते हैं शेरशाह सूरी के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये आपको पता होगा, ये सूरी वंश हुमायूं को 1540 में हराकर शेरशाह सूरी ने सूरी वंश की स्थापना की थी। ये आपने याद रखना है। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर 1540 ईस्वी तक भारत पर राज किया था। शेरशाह का असली नाम फरीद था। उसने शेर खान की उपाधि बिहार के गवर्नर बाबर खान लोहनी ने दी थी। तो उसे शेर खान की जो उपाधि थी वो बिहार के गवर्नर बाबर खान लोहनी ने दी थी। कालिंजर के अभियान में शेरशाह की मृत्यु हो गई थी 1545 में। शेरशाह के काल में मलिक मोहम्मद जायसी ने हिंदी में पद्मावत की रचना की थी। और शेरशाह का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बात करते हैं, शेरशाह सूरी ने सिंधु नदी से बंगाल तक शेरशाह सूरी मार्ग, जिसे ग्रांट ट्रंक रोड का निर्माण करवाया, जीटी रोड कहा जाता है, उसका निर्माण करवाया था। और इम्पोर्टेंट जो है वो शेरशाह का मकबरा जो है वो सासाराम बिहार में स्थित है। उसने चांदी का रुपया व तांबे का दाम प्रचलित किया था, ये आपने याद रखना है। कबूलियत और पठा प्रथा की शुरुआत जो थी वो शेरशाह ने की थी। डाक प्रथा का प्रचलन जो था वो शेरशाह के द्वारा किया गया था। और उसके बाद हम मुगल वंश के तीसरे
राजा की बात करते हैं, शासक की बात करते हैं अकबर के बारे में। अकबर का जो जन्म था वो 1545 में अमरकोट में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक 1556 कालानौर में हुआ था। सिंहासन पर बैठते ही बैरम खान की सहायता से 1556 में पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू विक्रमादित्य को उसने पराजित किया था। और 1556 के हल्दी घाटी के प्रसिद्ध युद्ध में अकबर के सेनापति राजा मान सिंह ने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप को पराजित किया था। ये भी आपने याद रखना है। 1576 में अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सिकरी नामक नगर की स्थापना की और उसने प्रवेश के लिए बुलंद दरवाजा बनाया। बुलंद दरवाजा जो था वो अकबर ने गुजरात जीतने के उपलक्ष्य में बनाया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद 1582 में अकबर ने सभी धर्मों के उत्तम सिद्धांतों को लेकर तौहीद ए इलाही दीन ए इलाही नामक नए धर्म की स्थापना की थी। कब की थी? 1582 में। अकबर के दरबार में नवरत्न के नाम से प्रसिद्ध 9 व्यक्ति कौन कौन थे? वो बीरबल, मानसिंह, फैजी, टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल, तानसेन, भगवान दास और मुल्ला दो प्याजा जो थे वो अकबर के दरबार में नवरत्न के नाम से प्रसिद्ध 9 व्यक्ति थे। अकबर की माँ का नाम हमीदो बानो बेगम था। दीन ए इलाही स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक जो था वो बीरबल था। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। अकबर के दरबार का जो प्रसिद्ध संगीतकार था वो तानसेन था। ये आपने याद रखना है। और अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार जो था वो अब्दुल समद था। दसवंत और वसाबन जो थे वो अकबर के दरबार के चित्रकार थे। अकबर की शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता जो थी वो मनसबदारी थी। 1602 में सलीम जहांगीर के निर्देश पर आगरा से आ रहे अबुल फजल की रास्ते में बीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी थी। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 को होगी। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। उसके बाद बात करते हैं जहांगीर के बारे में। जहांगीर जो था इसका बचपन का नाम सलीम था। उसने नूरदीन की उपाधि धारण की थी। जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को शहजादे खुसरो की सहायता करने के कारण फांसी लगवा दी थी। ये आपने याद रखना है। जहांगीर का विवाह 1611 में शेर ए अफगान की विधवा मेहरुनिसा से हुआ जो बाद में नूरजहां के नाम से प्रसिद्ध हुई। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला जो थी वो चरमोत्कर्ष पर थी। उसने राज्य की जनता को न्याय दिलाने हेतु सोने की जंजीर को अपने महल के बाहर लगवाया। जहांगीर ने फारसी में अपनी आत्मकथा तुजुके जहांगीरी की रचना की थी। और जहांगीर के शासनकाल में प्रथम अंग्रेज दल कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में मुगल दरबार में आया था। इसी के शासनकाल में अंग्रेजों ने सूरत में प्रथम व्यापार केंद्र की स्थापना की। सर टॉमस रो के नेतृत्व में दूसरा मिशन जो था वो भारत आया था जो व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में सफल रहा था। नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र लगाने की विधि खोजी थी। ये आपने याद रखना है। और शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और 1627 में जहांगीर की मृत्यु होगी। जहांगीर के मकबरे का जो निर्माण था वो नूरजहां ने लाहौर के निकट शाहदरा नामक स्थान पर करवाया था। उसके बाद बात करते हैं शाहजहां के बारे में। शाहजहां जोधपुर के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई का पुत्र था। इसके बचपन का जो नाम था वो खुर्रम था। मयूर सिंहासन का जो निर्माण था वो शाहजहां ने करवाया था। इसका विवाह जो था वो नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ जो मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई। शाहजहां ने दिल्ली के निकट शाहजहांबाद नगर की स्थापना की और आगरा से राजधानी स्थान पर परिवर्तित की थी। उसने सुरक्षा दुर्ग का निर्माण करवाया जिसे लाल किला के नाम से जाना जाता है। शाहजहां ने इसी किले में दीवान-ए आम और दीवान-ए खास का निर्माण करवाया। उसने स्वयं अपनी बेगम मुमताज महल का मकबरा जो था वो आगरा में बनवाया जो ताज महल के नाम से प्रसिद्ध है। ताजमहल का जो वास्तुविद था तो वो उस्ताद ईशा खान था। इसके अलावा शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद और दिल्ली में मोती जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। दिल्ली के जो लाल किले में जो स्थित मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। ये आपने याद रखना है। आगरा की जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण जो था वो शाहजहां ने करवाया था जबकि दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का जो निर्माण था वो औरंगजेब ने करवाया था। शाहजहां के पुत्र शिको, सूजा और औरंगजेब व मुराद थे। 1658 में औरंगजेब ने शाहजहां को गिरफ्तार कर आगरा जिले में कैद कर लिया और 1666 में इसी स्थान पर शाहजहां की मृत्यु हो गई। उसके बाद बात कर लेते हैं औरंगजेब के बारे में। तो 1658 में दारा और औरंगजेब के बीच धर्मत का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा की पराजय हुई थी। दारा शिको शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता था। 1658 में औरंगजेब के साफूगढ़ के युद्ध में विजय प्राप्त करते हुए राजधानी पर अधिकार कर लिया तथा शाहजहां को गिरफ्तार कर आगरा के किले में कैद कर दिया। सिंहासन पर बैठने से पहले वे दक्कन का गवर्नर था। ये आपको पता होगा। औरंगजेब जो था वो आलमगीर के नाम से सिंहासन पर बैठा था।
उसने उलेसा वर्ग की सलाह के अनुसार इस्लामी ढंग से राज किया, ये भी आपको पता होगा। औरंगजेब के समय में मुगल साम्राज्य जो था वो क्षेत्रफल की दृष्टि से चरमोत्कर्ष पर था, ये भी आपने याद रखना है। उसका मकबरा जो है वो औरंगाबाद में स्थित है औरंगजेब का, इसे भी आपने याद रखना है। उसने नौरोज उत्सव और झरोका दर्शन जो अकबर ने शुरू किया था उसे समाप्त कर दिया था। और उसने नौरोज जो था वो बलबन द्वारा फारसी नव वर्ष के उपलक्ष्य पर मनाया जाने वाला उत्सव था। उसने राज्य की गैर मुस्लिम जनता पर जजिया कर जो था वो पुनः लगा दिया था। उसके व्यक्तिगत चारित्रिक गुणों के कारण औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, ये आपने याद रखना है। और इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के जो नौवें गुरु थे गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी, 1675 में करवा दी थी दिल्ली में। औरंगजेब ने औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति का निर्माण करवाया, जिसे बीबी का मकबरा या ताजमहल की फूहड़ नकल के नाम से जाना जाता है। और औरंगजेब की जो मृत्यु थी वो 1707 में हुई। इसे दौलताबाद औरंगाबाद में दफनाया गया, ये भी आपने याद रखना है। तो औरंगजेब ने औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति का निर्माण करवाया, जिसे बीबी का मकबरा या ताजमहल की फूहड़ नकल के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस आपको आगामी HPPSC शिमला के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।